Today we are going to start chapter 10 of class 10th, that is light. इसमें अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दो टर्म्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब इसको लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ। वी सी ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हम हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। हाउ एवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन डार्क रूम। अब हम डार्क रूम में क्यों नहीं कुछ देख पाते हैं। ऑन लाइटनिंग अप, जैसे लाइट अप करते हैं, हम लाइट जलाते हैं, थिंग्स बिकम विजिबल, हमें चीजें दिखने लगती है। व्हाट मेक्स थिंग विजिबल, ऐसा क्या है जो हमें विजिबल हो जाती है चीजें। ड्यूरिंग द डे सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। दिन में हमें सनलाइट की वजह से चीजें दिखती हैं। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज इनेबल अस टू सी थिंग्स। अब यहाँ पर ये चीज आप अंडरलाइन कर लीजिए कि हमें चीजें दिखती क्यों है, क्योंकि जब हमारी कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी और हमें चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर मान लो ये बुक भी है तो इस पर लाइट गिर रही है तो रिफ्लेक्ट होकर मेरी आईज पर वो वापस आ रही है। दैट इज व्हाई आई एम एबल टू सी दिस बुक। We are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it। अब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे कोई ग्लास है, चश्मा वगैरह लगाते हैं तो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। तो उसमें से लाइट हमारी क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, लाइट उसमें से आर पार हो जाती है, इसीलिए हम उसके दूसरी तरफ की चीजें भी देख पाते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिनन associated with light such as image formation by mirrors। अब बहुत सारे फिनोमिनन, बहुत सारे आपको ये चीजें बताने वाले हैं लाइट से रिलेटेड। और यहाँ पर कह रहे हैं कि उसमें जैसे इमेज फॉर्मेशन है मिरर्स पर, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे फिनोमिनन हमारे आसपास हो रहे हैं जिसे हम अब एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम एंड सो ऑन, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर देम। अब जो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है उससे हमें बहुत सारी चीजें समझने में हेल्प मिलेगी। प्रॉपर्टी, लाइट की प्रॉपर्टी है, जैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है, चलती है, और कहाँ पर वो ट्रांसमिट हो जाती है, कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, कहाँ पर रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लाइट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिनन अराउंड अस we may conclude that light seems to travel in a straight line। ये तो सबको पता, लाइन स्ट्रेट लाइन में सीधी एकदम लाइट हमारी ट्रेवल करती है। The fact that a small source of light casts a sharp shadow on an opaque object points to this straight line path of light, usually indicate a ray of light। अपेक होता है हमारा, अपेक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिससे हम आर पार नहीं देख सकते। ठीक है। इफ एन अपेक ऑब्जेक्ट ऑन अ पाथ ऑफ ए लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, अगर आपका जो अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देख सकते, अगर वो छोटा सा है, लाइट के पाथ में आ गया, लाइट मान लो ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है और उसके रास्ते में आ रहा है अपेक ऑब्जेक्ट जो पारदर्शी नहीं है, जैसे मान लो मैंने एक रख दी बॉल, वो तो अपेक ऑब्जेक्ट होगा, वो तो पारदर्शी नहीं होगा। लेकिन अगर वो छोटी सी है, मान लो एक मार्बल के साइज की है, कंचे की साइज की है, तो क्या होगा, लाइट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड दैट अराउंड एंड नॉट वॉक इन स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा था, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन यहाँ पर एक और नई चीज पता चली है कि लाइट जो है बेंड भी हो जाती है। अगर वो ऑब्जेक्ट स्मॉलर है तो वो उसके चारों तरफ से तो वो उसके दोनों तरफ से बेंड होकर निकल जाएगी। एन इफेक्ट नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो फिनोमिनन है, ये जो चीज हमने बताई है कि बेंड भी हो जाती है लाइट, ये कहलाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजिंग रेज फॉल फेल्स। अब वो स्ट्रेट लाइन वाला ट्रीटमेंट जो है वो तो फेल हो रहा है यहाँ पर, कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। टू एक्सप्लेन फिनोमेना सच एज डिफ्रैक्शन लाइट इज थॉट ऑफ, अब इसे वेव की तरह मान लिया जाता है। डिफ्रैक्शन अगर मुझे प्रूव करना है तो लाइट को वेव की तरह मान लिया जाता है, और वेव जो है प्रोपेगेट करता है, वेव जो है आपका प्रोपेगेट करता है, ऐसे करके आपका वो जिगजैग फॉर्म में प्रोपेगेट करता है।
तो ये है, अब ये आपको बता रहे हैं ये सारा फिनोमिनन, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम इसको हायर स्टडीज में आपको एक्सप्लेन करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। उसके लिए एक अलग ही, मतलब उसका अलग ही लेवल है, आपके लिए वो चीज़ नहीं है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब इस चैप्टर में तो अभी ये सारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अभी स्टार्ट कुछ नहीं हुआ है। अब इस चैप्टर में कह रहे हैं कि आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन सिखा बताया जाएगा, और स्ट्रेट लाइन का यूज करके, जो लाइट की जो प्रॉपर्टी है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, उसका यूज करके हम आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। These basic concept will help us in the study of some of the optical phenomena इन नेचर। अब जितने भी आपको कुछ ऑप्टिकल फिनोमिनन, आपको चीजें देखने दिखाने से लेकर जितनी भी चीजें हैं आपको इस तरह के, जो भी नेचर में है, जैसे इन्होंने स्टार का बताया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बताया, रेनबो का बताया, जो नेचर नेचर में भी है कुछ चीजें जो आप देखते हैं अद्भुत, तो उसका भी लाइट से क्या लेना देना है, वो भी इसमें आपको बताया जाएगा। और नेक्स्ट है वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। अब यही सारा, अब स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब इसको समझें आप। द हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर, अब आपका मिरर है, रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। अब आपका मिरर है, इसके ऊपर जितनी भी लाइट होगी सारी की सारी वो रिफ्लेक्ट करता है। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ होते हैं, दो नियम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, वो भी पढ़ लेंगे। लेकिन एक पॉलिश्ड सरफेस मिरर, जैसे अपने घर में जो मिरर होते हैं, उसकी बात इन्होंने की है कि वो मिरर रिफ्लेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द लाइट, जितनी भी लाइट उसके ऊपर फॉल होती है, गिरती है। वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अपने लॉज पहले भी पढ़े हैं, अब रिपीट कर देती हूँ मैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप देख लो कैसे होता है। ये मान लो आपका कोई सरफेस है, या प्लेन सरफेस ले लेते हैं, आपका कोई प्लेन सरफेस है, ये आपकी कोई रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट रे है, और ये साथ के साथ आपकी रिफ्लेक्ट भी हो गई। ठीक है, ये इंसिडेंट हो रही है यहाँ से, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी, तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल टू द प्लेन, ये नॉर्मल होता है। और यहाँ पर जो आपकी एंगल होगा वो आई होगा, और यहाँ पर जो एंगल होगा वो आर होगा, और ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, और ये लाइट है जो आपकी एकदम से यहाँ पर आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये कोई प्लेन सरफेस है, मान लो कोई मिरर है, कुछ भी है, कोई भी चीज है, मेरी बुक है या कुछ भी है, यहाँ पर आपकी रे आई और यहाँ से आपकी निकल गई, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। ये इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। नेक्स्ट है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड आर ऑन द सेम प्लेन। ये तो आप इसमें भी देखकर देख सकते हैं कि सेम ही प्लेन, जो प्लेन है वो सेम है। यहीं पर इंसिडेंट रे है, यहीं पर नॉर्मल जो ड्रॉ किया है वो नॉर्मल भी है, और यहीं पर ही रिफ्लेक्टेड रे है। तो तीनों चीजें ऑन द सेम प्लेन, ये आपका जो आपका प्लेन है ये सेम है सबके लिए। ये भी यहीं पर पड़ रही है, ये भी यहीं पर पड़ रही है, ये भी यहीं से जा रही है, तो ऑन द सेम प्लेन। तो ये दो लॉ है जो आपको याद रखने हैं। These laws of reflection are applicable to all type of reflecting surfaces including spherical surfaces। अब ये जो लॉ है वो हर आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अप्लाई होते हैं, हर उस चीज पर अप्लाई होते हैं जहाँ से आपकी रेज जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, चाहे वो स्फेरिकल हो, गोल मतलब राउंड शेप में हो। यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में कि प्लेन मिरर पर जब इमेज बनती है आपकी किस तरह से बनती है, इस चैप्टर में भी आ जाएगी चीजें घूम फिर कर। वोट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है जो बनती है प्लेन मिरर से। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये है वो प्रॉपर्टी। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब एकदम सीधी होगी और वर्चुअल होगी। आप इन दोनों को भी अंडरलाइन कर लो। वर्चुअल का मतलब होता है नॉट रियल, ठीक, वर्चुअल होगी, रियल नहीं होगी, और बिल्कुल सीधी होगी।
द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज बिल्कुल सेम होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा जिसकी वो इमेज बनेगी सेम बनेगी। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर ऑन द इमेज इज इन द फ्रंट ऑफ इट। अब जो फ्रंट पर है उसी वही इमेज उसके बिहाइंड पर बनेगी। फर्दर द इमेज इज laterally inverted। अब ये कह रहे हैं कि द साइज ऑफ द इमेज, यहाँ से पढ़ते हैं दोबारा, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो साइज जो है इमेज का वो वही होगा एग्जैक्टली, मतलब मैं मिरर में अगर अपने आप को देख रही हूँ तो मैं जितनी हूँ उतनी ही दिख रही हूँ। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनेगी और ऑब्जेक्ट उसके सामने होगा। फर्दर द इमेज इज laterally inverted। How would the image be when the reflecting surface are curved? अब ये पूछे अगर, ये तो हमने प्लेन सरफेस की बात करी, प्लेन मिरर की बात करी, अगर वो कर्व होगा थोड़ा सा उसमें, कर्व मतलब ऐसे करके होगा, ठीक है, थोड़ा सा उसमें ऐसे ढलान सा होगा, तो वो तब इमेज कैसी बनेगी। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दे दी, टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, एक स्पून ले लो बड़ी सी, और ट्राई टू बी योर फेस, अपना फेस देखने की कोशिश करो उसके अंदर, स्पून के अंदर चमचा ले लो या फिर। डू यू गेट द इमेज, क्या आपको इमेज दिख रही है? हाँ दिखती है। इज इट स्मॉलर और लार्जर? स्मॉलर ही होगी ऑब्वियसली। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, अब फेस से दूर करके देखो, ऑब्जर्व द इमेज हाउ। तो ये आप करके देख लेना भाई, इससे आपको क्या पता चलता है और किस तरह की इमेज बनती है, और वो कर्व सरफेस में कैसी है और नॉर्मल सरफेस, नॉर्मल प्लेन मिरर में कैसी है। द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज कर्व्ड मिरर। जो कर्व्ड सरफेस है मिरर का, वो आपका क्या माना जा सकता है? कर्व्ड मिरर माना जा सकता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। सबसे ज्यादा जो यूज होता है आपका स्फेरिकल मिरर यूज होता है कर्व्ड मिरर में। द रिफ्लेक्टिंग surface of such mirror can be considered to form a part of the surface of a sphere. Such mirrors whose reflecting surface are spherical are called spherical mirrors। कुछ नहीं है, स्फेयर आपने पढ़ा है पहले भी, मैथ्स में भी पढ़ा है, राउंड शेप में जितने मिरर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, और उनकी इमेज कैसी बनेगी, पास लाकर कैसी बनेगी, टूर कैसी बनेगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब स्फेरिकल मिरर्स में, ये स्फेरिकल मिरर की प्रॉपर डेफिनेशन है, यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर लेना। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड। अब ये कर्व जो है, आप स्पून को एक तरफ से पकड़ कर देखो, सीधे तरफ से जिधर खाते हैं तो स्पून को अगर आप जिधर से खाते हैं उधर से पकड़ेंगे तो वो कुछ इस तरह से शेप होगी उसकी, ठीक है, तो वो कहाँ है आपका, इनवर्ड की तरफ है ना, ठीक है, और अगर उल्टा करेंगे तो वो आउटवर्ड हो गया। तो वही चीज कह रहे हैं यहाँ पर कि आपका द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में भी कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ मुड़ा भी हो सकता है और बाहर की तरफ से, उसे घुमा के देख लो। द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड that is faces towards the center of the sphere is called concave mirror। अब इस तरह के जो मिरर होते हैं आपके, दिखा रखा है इन्होंने, ये आपके होते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। अगर यहाँ पर सेंटर होता और सेंटर की तरफ को, अगर मान लो एक स्फेयर होता है ये ऐसे गोल गोल, सेंटर की तरफ को अंदर को झुका हुआ होता है, वो आपका होता है कॉनकेव मिरर। और जो अगर मान लो सेंटर यहाँ है, इस तरफ है, तो ये बाहर की तरफ को निकला हुआ जो है आपका कर्व, कर्व जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स। तो ये आपको शेप इसकी याद रखनी पड़ेगी कि ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स किस तरह के होते हैं। तो ये लाइंस आप अंडरलाइन कर लीजिए। द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। ये लिखा जरूर जैसे भी लिखा है, लेकिन आप फिगर से ज्यादा अच्छे से याद रख पाएंगे और इजी भी रहेगा। The schematic representation of these mirrors is shown in figure। अब schematic representation दिखाई रखी है। You may note these diagrams that the back of the mirror is shaded। जो बैक है वो शेड करके दिखा दिया ताकि आपको पहचान हो जाए, ये बैक है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट है, You may now understand that the surface of a spoon curved inward
कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू कॉनकेव मिरर। अब अंदर की तरफ जब आपकी स्पून मुड़ी हुई है तो वो क्या किसकी तरह है, कॉनकेव मिरर की तरह। और जब कर्व्ड आउटवर्ड बाहर की तरफ जब आप इसकी बैक जब है तो वो आपकी है कॉन्वेक्स। मतलब आप उसको घुमा के पकड़ लो, एक बार ऐसे घुमा के पकड़ लो, बाहर की तरफ उसकी ऐसे कर्व को निकाल लो, और एक बार ऐसे घुमा के पकड़ लो, अंदर की तरफ कर्व को निकाल लो, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, before we move further on spherical mirrors, we need to recognize and understand the meaning of few terms. हमें कुछ terms की meaning पता होनी चाहिए। These terms are commonly used in discussion about spherical। अब spherical जब mirror की बात होगी तो कुछ terms आएंगी नई नई, वो हमें पता होनी चाहिए। The center of reflecting surface of a spherical mirror is a पॉइंट कॉल्ड द पोल। जो इनका सेंटर होता है, जैसे यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल। यहाँ बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर तो हो जाएगा पोल। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। मिरर के सरफेस ये है, सरफेस पर ही होगा लेकिन बिल्कुल सेंटर पे होगा, बीचों बीच। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। इसको पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें अभी पता चल गया कि स्फेरिकल मिरर में हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। स्पून का एग्जांपल सिर्फ इन्होंने इसीलिए लिया था कि वो इजीली घरों में अवेलेबल है, और आप उसको घुमा कर देख लें, एक तरफ से कॉनकेव दिखेगा, फिर कॉन्वेक्स, इस तरह से पकड़े कि एक बार बाहर को है तो वो क्या हो गया, कॉनकेव, और फिर एक बार इसको ऐसे घुमा के पकड़े स्पून को तो ये चीज अंदर की तरफ, तो ये कॉन्वेक्स। अब इनकी कुछ टर्म्स है जो हमें याद रखनी है। The reflecting surface of a spherical mirror forms a part of a sphere. This sphere has a center. ठीक है, this point is called center of curvature of a spherical mirror. It is represented by C। अब यहाँ पर ये आप नोट करते जाओ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और वहां पर जो सेंटर था उसको क्या कहा था हमने पिछले पेज में, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर उसको पी से दिखाया था, पोल कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन सी चीज, आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ जाएंगे। ये एक आपका एग्जाम्पल है कॉनकेव मिरर का, और कॉनकेव मिरर का आपका ये पी हो गया, पी मतलब सेंटर हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है आपका, इसका सेंटर हो गया, ये इसका क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये इंसिडेंट रे है जितनी भी ये पड़ रही हैं, और जो वापस आ रही हैं ये क्या हो गई, आपकी रिफ्लेक्टिंग रेज है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, आपके ये जितने भी टर्म्स हैं ये आपको एक बार ध्यान से देख लेने हैं। ये दो डायग्राम्स आपको अच्छे से देख लेने हैं, और इस चैप्टर को बार बार रीड करना है। यहाँ तक आपको एटलीस्ट एफ तक, लेटर एफ नहीं, पेज नंबर, हाँ बस इतना, पेज नंबर 162, इसको आप यहाँ तक 3-4 बार रीड करेंगे तब आपको थोड़ा ये टर्म्स क्लियर होंगी और बेस क्लियर होगा। अच्छा, अब बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।